नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल। ठीक है, तो देखिए सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल लाइन है ये। ठीक है, कि सूर्य और जितने भी उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु, ठीक है, उल्कापिंड और जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह व अन्य पिंड क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोपरनिकस का सिद्धांत क्या था। तो उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसका पता लगाया था। साथ ही साथ ग्रह और अन्य पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका भी पता लगाया था। किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, ग्रहों की गति के नियम का पता कैपलर ने लगाया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो कैपलर ने लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैपलर ने किस चीज़ की खोज की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, जिसमें प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और अब ग्रहों की संख्या 8। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक में यम या प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर देखिए चेक गणराज्य की जो राजधानी थी प्राग, वहाँ अगस्त 2006 में क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि जो यम या प्लूटो जो ग्रह माना जाता था, उससे ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिससे हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम, आकार के अनुसार ग्रह हैं घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आकार के अनुसार ग्रह जो घटते क्रम में यहाँ पर बोला है, घटते क्रम। ठीक है, तो देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि है, जिसमें वलयाकार छल्ले हैं चारों तरफ। फिर उस पर अरुण है। ठीक है, यूरेनस बोलते हैं जिसको। फिर है वरुण, जिसे नेपच्यून बोलते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। उसके बाद शुक्र, जो सबसे चमकीला ग्रह है। फिर मंगल और आखिरी में सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब दूरी के अनुसार ग्रह बताए गए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से ग्रह कितने पास और कितने दूर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बुध है वो सबसे पास का ग्रह है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर है अपना शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के कारण वह चमकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर पृथ्वी। उसके बाद देखिए अब उसके बाद हमारा मंगल ग्रह आता है। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, यूरेनस कहते हैं जिसे, फिर वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। तो देखिए सबसे दूर पर कौन है? वरुण, नेपच्यून। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति या जुपिटर। ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? तो क्या कहेंगे आप? बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर देखिए सूर्य का सबसे छोटा ग्रह क्या है? सॉरी, यहाँ पर होगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होना चाहिए। ठीक है, या तो सूर्य के करीब सबसे छोटा ग्रह, तो देखिए यहाँ पर बुध है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है, सबको पता है आप लोगों को। उसके बाद देखिए अगला है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है, और इसलिए वो सबसे गर्म है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जो नेपच्यून भी कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। ठीक है,
जो कि चमकीला ग्रह है, मतलब वो चमकता रहता है सूर्य की रोशनी की वजह से, ठीक है। देखिए उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है, क्योंकि वह सबसे निकट है, ठीक है, मतलब दूसरे नंबर पे वो सबसे ज़्यादा निकट है, पास है, ठीक है, और सूर्य की रोशनी की वजह से वो चमकता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए सबसे चमकीला तारा, तो साइरस या डॉग स्टार बोलते हैं इसे। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, जिसमें वलयाकार छल्ले हैं, ठीक है। शनि देखिए, शनि इस तरीके से दिखता है, ये शनि ग्रह अपना, और इसमें क्या है, वलयाकार ऐसे छल्ले हैं, ठीक है। जिसमें देखिए आपको वलयाकार छल्ले नजर आएंगे, वही क्या है, शनि ग्रह या सैटर्न। अगला यहाँ पर देखिए सबसे भारी ग्रह जो है वो है बृहस्पति जुपिटर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल है, ठीक है, जो कि लाल दिखाई देता है, जो कि पृथ्वी के पास में है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस, ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद देखिए नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी को बोलते हैं, अर्थ को। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना हमारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए उसे भोर का तारा कहते हैं। भोर मतलब क्या होता है जानते हैं आप, सुबह, ठीक है, सुबह का तारा। अगला यहाँ पर देखिए सांझ का तारा किसे बोलते हैं, तो वो भी शुक्र को ही बोलते हैं, वीनस, ठीक है, जो कि सबसे चमकीला है। उसके बाद देखिए सांझ का तारा मतलब समझते होंगे, सांझ मतलब शाम। अगला यहाँ पर देखिए पृथ्वी की बहन, तो कौन है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए, देखिए पृथ्वी की बहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के पास में है, ठीक है। पहला बुध है, उसके बाद देखिए पहला बुध है, उसके बाद फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी और शुक्र पास पास में है, ठीक है, इसलिए जो शुक्र है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और देखिए उसके बाद मंगल है, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हरा ग्रह किसे बोलते हैं, वरुण को बोलते हैं, नेपच्यून को, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति जुपिटर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है जीवाश्म ग्रह, तो किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, ठीक, ध्यान पे रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को। अगला यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास स्थल मंडल, ठीक है। तो उसमें पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देख लेते हैं आप, शुरू करते हैं। आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी भूकंपी तरंगों, पृथ्वी के अंदरूनी भागों में उच्च ताप एवं दाब तथा उल्काश में साक्ष्यों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंतरिक संरचना से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, देखिए भूकंपी तरंगों से, है ना। और पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग है वहाँ क्या होता है, उच्च ताप और दाब होते हैं, ठीक है। और कई उल्काश मतलब उल्का उल्का के कण होते हैं या उनके अवशेष होते हैं, उन साक्ष्यों से हमें प्राप्त होती है क्या, आंतरिक, पृथ्वी का आंतरिक संरचना की जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 विभिन्न परतों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो परत हैं, तो देखिए पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है भूपर्पटी या जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। तो सबसे बाह्य परत है जिसकी मोटाई पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक है। इसकी ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से बनी है, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, ठीक। यहाँ पर देखिए जो भूपर्पटी या क्रस्ट होती है वो सबसे बाह्य परत है, ठीक है। धरती जो हमारी धरती है उसकी सबसे बाह्य परत क्या है, भूपर्पटी, जहाँ हम चलते फिरते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ हम चलते हैं, जहाँ पर सड़क बनाई जाती है, वही क्या होती है, भूपर्पटी होती है ना। जिसकी मोटाई क्या होती है, पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक नीचे। अब देखिए जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई कितनी है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके अंदर तक जाओगे तो आपको 100 किलोमीटर नीचे तक उसकी मोटाई नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी ऊपरी परत जो होती है वो अवसादी चट्टानों से बनी होती है। देखिए इसकी जो ऊपरी परत होती है अपनी भूपर्पटी की, वह किससे बनी होती है, अवसादी चट्टानों से बनी होती है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, ठीक है। अभी अवसादी चट्टानों से बनी तो होती है और उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर मेंटल, ठीक है। तो भूपर्पटी के नीचे पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य स्थित है। भूपर्पटी एवं मेंटल के मध्य पाई जाने वाली असतत सतह को मोहरो विशेष या मोहो असतता कहा जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेंटल है वो भूपर्पटी के नीचे पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले भूपर्पटी में क्या बताया था कि जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सतह से लेकर
100 किलोमीटर तक क्या है, नीचे है। ठीक है, भूपर्पटी की मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेंटल के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो मेंटल है वो 100 किलोमीटर से, मतलब देखिए भूपर्पटी के नीचे पृथ्वी की सतह से देखिए 100 किलोमीटर तक खत्म हो गया था हमारा भूपर्पटी क्रस्ट। अब उसके बाद देखिए 100 मतलब 101 किलोमीटर के बाद है ना, 100 के बाद 2900 किलोमीटर तक, देखिए उसको 2900 किलोमीटर तक यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मान के चलो, देखिए ये भूपर्पटी है, मैं बना देता हूँ आपको। देखिए मान के चलिए ये भूपर्पटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना 100 किलोमीटर है हमारा क्रस्ट। ठीक है, अब उसके नीचे और 100 से 2900 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आपको मिलेगा मेंटल। ये मेंटल है, यही कहना चाह रहा है टॉप उसमें पैराग्राफ में कि 100 से फिर 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है। ठीक है, अब देखिए भूपर्पटी एवं मेंटल के मध्य पाई जाने वाली असतत सतह को क्या कहा जाता है, मोहरो विशेष या मोह असत्ता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि देखिए जो भूपर्पटी है इसकी मोटाई है 100 किलोमीटर तक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए 2900 किलोमीटर तक क्या है, हमारा मेंटल है। अब देखिए ये भूपर्पटी और ये अपना जो मेंटल है इसके बीच में एक है ना, कि मतलब क्या है, एक परत है। ठीक है, एक परत है, पाई जाने वाली परत है, उसे क्या कहते हैं, असतत सतह है, या कोई एक प्रकार का सतह है जिसे मोहरो विशेष या मोह असत्ता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, मोहरो मोहरो विशेष या मोहरो असत्ता। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला है देखिए क्रोड या कोर। मेंटल के नीचे पृथ्वी की सतह से 2900 से 6400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। यह निकेल व लोहे से बनी होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा मेंटल के नीचे पृथ्वी की सतह से 2900 से 6400 किलोमीटर के मध्य। अब देखिए हमने पढ़ा कि भूपर्पटी जो होती है वो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के मध्य होती है। ठीक है, 100 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो मेंटल होता है वो कितना होता है, 100 से 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और गहरे में जाइए आप, 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक होता है क्रोड या कोर। यह निकेल व लोहे से बनी होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या से बनी होती है, निकेल और लोहे से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से अंदरूनी भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर जाने पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से जब आप अंदर की ओर जाएंगे है ना, तो देखिए प्रति 32 मीटर पर कितना डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होगा, औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। मतलब जो गर्म स्थिति है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसमें वृद्धि होती जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए टॉपिक है चट्टान। तो उत्पत्ति के अनुसार चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। तो हम तीनों को डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्सर्जित मैग्मा अथवा लावा के निक्षेपण से होता है, उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आग्नेय चट्टान किस तरीके से बनते हैं। तो इनका जो निर्माण है वो पृथ्वी के अंदरूनी, देखिए पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब उत्सर्जित मैग्मा व लावा के निक्षेपण से होता है। जब ज्वालामुखी निकलती है तब निकलने वाली ज्वालामुखी में क्या होती है, मतलब उसे मैग्मा कहते हैं या लावा बोलते हैं, उससे ही क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट दिया हुआ है। ठीक, अगर मतलब एक प्रकार से कंक्लूजन ये होगा कि आग्नेय चट्टान जो बनती है वो ज्वालामुखी से बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी के लावा और मैग्मा से ही बनती है आग्नेय चट्टान। अगला यहाँ पर देखिए अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों अथवा तलछटों के निक्षेपण से होता है तथा इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट आदि। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। तो देखिए यहाँ पर इनका निर्माण अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दाब एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूपांतरित और कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। अवसादी और आग्नेय चट्टानों को हम ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रिया देते हैं जिससे
वे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, रूपांतरित मतलब रूप में अंतर, ठीक है, कायांतरित काया में अंतर, ठीक है। तो उनका जो रूप है और रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो रूपांतरित और कायांतरित चट्टान बन जाते हैं, ठीक है। इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कई प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी में के अंदर कई प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रिया होते हैं, जिससे क्या होता है, धरातल में कंपन पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है, ठीक है, सिंपल से शब्दों में। अगला यहाँ पर देखिए, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है। कौन कौन से वो 3 तरंगे हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला है प्राथमिक, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है प्राइमरी। दूसरा है द्वितीयक, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है सेकेंडरी। और तीसरा है तृतीयक, जिसे सरफेस या एल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा केंद्र या फोकस। तो देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहा जाता है। देखिए सिंपल सा यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर भी भूकंप का जन्म होता है या भूकंप पैदा होती है, उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर एपिसेंटर, तो केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए जहाँ पर भूकंप आता है, जिस स्थान पर भी भूकंप आता है, उसके ठीक ऊपर जो सतह होती है उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है यहाँ पर। अगला यहाँ पर पॉइंट है भूकंप का विश्व वितरण। तो देखिए यहाँ पर भूकंप कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसका विश्व वितरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, यहाँ पर भूकंप आते हैं। फिर दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है मध्य अटलांटिक महापेटी, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट है देखिए, विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में उत्पन्न होते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में उत्पन्न होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। और दिया हुआ है कि सर्वाधिक भूकंप किस स्टेट मतलब देश में आते हैं, तो जापान में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। हाँ तो देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से गर्म तरल पदार्थ जैसे कि मैग्मा, गैस, राख, जल वाष्प, सैलखंड इत्यादि बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। इस छिद्र को क्रेटर अथवा वीवर कहा जाता है, जो कीपाकार या फ्यूनल्ड शेप में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छिद्र है ना, मतलब अपने आप वो छिद्र हुआ है, ठीक है, किसी ने किया नहीं है, न मानव द्वारा कुछ किया गया है, बस एक प्राकृतिक छिद्र है या दरार है, जिससे क्या होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग में जो गर्म या तरल पदार्थ लावा होता है या मैग्मा जिसे कहते हैं, वह बाहर आता है। साथ ही साथ क्या आते हैं, गैस, राख, जल वाष्प, सैलखंड इत्यादि बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से होता है ज्वालामुखी, ये है ना एक पर्वत के आकार में होता है, यहाँ पर एक है ना ये प्रकार छिद्र होता है और यहाँ से देखिए इस तरीके से मैग्मा बाहर आता है, ठीक है ना। तो यही जो मैग्मा है जिसे हम लावा कहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर गैस, राख, जल वाष्प, सैलखंड भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस छिद्र को क्रेटर या वीवर कहा जाता है। देखिए जो छिद्र होता है प्राकृतिक छिद्र, इसे क्रेटर या वीवर भी कहते हैं। और ये जो होता है वो कीपाकार या फ्यूनल्ड शेप, देखिए जो फ्यूनल्ड शेप में होता है इस तरीके से ज्वालामुखी। अब देखिए अब आगे यहाँ पर उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, तो एटना सिसली में है, स्ट्रोम्बोली लिपारी में है और मेयान है जो फिलीपींस में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी ये है विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है और क्राकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य में है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी कहते हैं, यह है किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में, देवबंद में, कोह सुल्तान ईरान में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला फैक्ट जो है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली को, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ठीक है। तो ज्वालामुखी कौन कौन से पेटी में है ये हम देखते हैं। तो देखिए पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा यहाँ पर देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी और चौथा है पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पेटी। इन पांचों पेटी में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट हो गया हमारे इस वीडियो का,
विश्व का लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है, अतः इस क्षेत्र को अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर विश्व का लगभग जो 2/3 भाग है वह सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है। इसका मतलब आप सोचिए कि सक्रिय ज्वालामुखी जो 2/3 भाग है विश्व का, वो एक ही पेटी में पाया जा रहा है, मतलब परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जा रहा है। तो वहाँ कितना ज़्यादा लावा और विस्फोट होता होगा, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा आज भारतीय भूगोल पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप आराम से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।